नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के साइंस का अध्ययन करेंगे तथा हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम लोग साथ ही साथ समझने का प्रयास भी करेंगे। तथा अगर इससे पहले आप पहले वाले अगर क्लास आप लोग नहीं देखें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर आप लोग पिछले क्लास को देखें। तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। किन किन पदार्थों को हम कैसे कैसे उसको अलग करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में क्या देखते हैं कि पदार्थ के किसी मिश्रण से किसी भी पदार्थों को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छाननी यानी छलनी द्वारा क्या करते हैं, पृथक किया जाता है। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को क्या करते हैं, जब चाय पूरी तरह से बन जाती है तो उसको छलनी द्वारा चाय पत्ती को छान लेते हैं, जैसे कि चित्र संख्या 5.1 में दिखाया गया है। अब फसल कटाई के पश्चात में अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। फसल जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद में जो अनाज होती है, गेहूं, चावल या फिर अन्य किसी प्रकार के जो भी अनाज होते हैं उसको क्या करते हैं, अवांछनीय पदार्थ यानी भूसे से उसको पृथक कर लेते हैं। उसी प्रकार मक्खन को दूध से पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। मक्खन से पृथक करने के लिए दूध या दही का क्या किया जाता है, मंथन किया जाता है, जैसा कि चित्र संख्या 5.2 में दिखाया गया है। ठीक है। जैसा कि चित्र संख्या यहाँ पे 5.2 में दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जा रहा है। ठीक है। अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। अध्याय 3 में हमने क्या सीखा था कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कपास को क्या करते हैं, ओटते हैं। ठीक है। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा तो खाया ही होगा। आपने नमकीन दलिया या पोहा तो खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। खाना खाने से पहले जब भी हम लोग देखते हैं कि उसमें जैसे तेजपात होता है या हरी मिर्च या सूखी मिर्च होती है, उसको निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। क्या भरे हैं, आम और अमरूद भरे हुए हैं एक टोकरी में, और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठा करके पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है, क्या यह सही है। आगे है कि ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। क्या होता है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों। क्या हो, अगर पृथक करने वाले पदार्थ में आम और अमरूदों की तुलना में क्या हो, बहुत छोटे पदार्थ हो, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा, तो उनको तो हाथ से आप पृथक नहीं कर सकते हैं अगर बहुत सारे छोटे पदार्थ होंगे तो कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण को, क्या रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया गया हो, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन करके पृथक करने की सोचना भी क्या है, ये असंभव है, होगा ही नहीं, तो सोचने की क्या बात है। आइए अब चित्र क्रियाकलाप 1 देखते हैं हम लोग कि सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या प्रत्येक पदार्थों को, देखिए यहाँ पे हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, ठीक, किस लिए पदार्थों का पृथक्करण होता है हमारे, तो पृथक्करण का प्रक्रम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे चावल से पत्थरों को पृथक करना दिया हुआ है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, चाय की पत्तियों को पृथक करना। किस उद्देश्य लिए करते हैं, तो दो भिन्न परंतु उपयोगी वस्तु पदार्थों को पृथक करते हैं और उपयोगी अवयवों को दूर करते हैं। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, जैसे चावल से पत्थरों को पृथक करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अवांछनीय पदार्थ ठोस को फेंक देते हैं। उसी प्रकार मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं तो उसमें हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रकार की वस्तुओं के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है। उस प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं जो दिया हुआ है सारणी में। ठीक है।
हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हमेशा हम अवांछनीय पदार्थों को पृथक नहीं करते हैं, कभी कभी हम वांछनीय पदार्थ जो हमारे उपयोग के लिए होता है उसको भी हम पृथक कर लेते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। जो भी पृथक किए जाने वाले पदार्थ होंगे उनके कण के अमाप, साइज या उनके द्रव क्या हो सकते हैं, वे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ये पदार्थों को 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकता है। ये कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है, ठोस, द्रव और गैस हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। अब आइए देखिए कि पृथक्करण की कुछ विधियां होती है, कौन कौन सी विधियां होती है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में क्या होगा, किया होगा। जैसे हस्त चयन यानी हाथों से अलग करना, हाथों से चयन करना। अब देखिए कि दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। दुकान से खरीदे गए अनाज का क्या कीजिए, एक पैकेट जो है उसको कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण भी उसमें उपस्थित होता है, ठीक है। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कणों को इससे क्या कीजिए, पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग हस्तचयन की विधि का उपयोग जो है गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। हस्तचयन विधि का प्रयोग किन 2 पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है जो आकार में बड़े होते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं। अब ये नहीं कि दोनों का साइज छोटा है, जैसे बालू, रेत, ये सब को चीनी, ये सब तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक क्या होता है, सुविधाजनक विधि लगता है। चित्र संख्या 5.3 में यहाँ पे देखिए हस्तचयन विधि द्वारा अनाज से पत्थर के टुकड़ों का क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उसको अलग किया जा रहा है। अब अगला देखने की थ्रेसिंग क्या होता है। थ्रेसिंग, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधे के गट्टर को तो देखे ही होंगे, ठीक है। सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्टरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्टरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। अब आप सोचिए कि इतने पौधे होते हैं, सभी प्रकार के पौधे से जो अन्न होते हैं किसान कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे पृथक करते हैं। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में क्या होते हैं, वे बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना क्या है, असंभव होता है। अब ये नहीं कि धान, गेहूँ कुछ लगा हुए फसल, आप जा करके खेत में बैठ गए और उनको एक एक करके धान उसको तोड़ने लगे, तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव कार्य हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके छोटे साइज है, इसके साइज क्या है, बहुत छोटे हैं। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, ठीक है। अब सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, सूखे पौधे से अन्न को अलग करते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। इस प्रक्रम में किसके द्वारा, तो अन्न कणों को डंडों से पीट करके उसको पृथक किया जाता है। जैसा कि चित्र संख्या 5.4 में यहाँ पे दिखाया गया है, थ्रेसिंग किया जा रहा है, ठीक है। कोई पत्थर या लकड़ी के सीला पे जो है उसको डंडे से पीटा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का काम किसकी सहायता से किया जाता है, बैलों की सहायता से किया जाता है। पहले तो बैलों की सहायता से किया जाता था, लेकिन अभी तो अत्याधुनिक युग में जो है नए नए आविष्कार हो गए हैं, ट्रैक्टर, थ्रेसर, बहुत सारे हड़म्बा वगैरह हो गए हैं, तो उससे किया जाता है।
अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों के डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। यही बात है, आजकल मशीन आ गए हैं बहुत तरह तरह के, ठीक है। उसके बाद में है, अगला है कि निष्पावन। निष्पावन विधि क्या होता है, इसको देखते हैं। निष्पावन विधि क्या होता है, तो निष्पावन विधि को देखते हैं। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों से पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। किस किस से? सूखे रेत, लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के क्या कीजिए, ऊपर रखिए। इस मिश्रण को समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है आपके लिए? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए, जहाँ किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए तथा मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र का पर मिश्रण रखा है उसे पकड़ करके हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले और नीचे गिरे। अब क्या होता है कि क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? जब किसी प्लेट में, किसी पात्र में या पेपर पे रख करके कोई जो भी वस्तु होते हैं उसको ऊपर से गिराइएगा तो हल्का पदार्थ क्या हो जाएगा, वो दूर चला जाएगा, और जो भारी कण होगा, अन्न होगा, वो निकट नज़दीक में गिर जाएगा। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़ करके जाता है, गिरता है? क्या वायु क्या वायु क्या क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुआ है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं, ठीक है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। निष्पावन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? पवन तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका हो रहा है निष्पावन विधि के द्वारा। निष्पावन विधि का हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये हवा का झोंका आ रहा है। यहाँ पे एक पात्र है, पात्र में अन्न कण रखा हुआ है जिसमें सब कुछ रखा हुआ है। इसको सूप भी बोलते हैं गाँव में। और यहाँ पे हवा लग रहा है, तो ये क्या है? हल्के पदार्थ जो होता है, भूसा जो होता है, ये दूर चला जा रहा है और अन्न जो है यहाँ पे नीचे चला आ रहा है, ठीक है। इसको निष्पावन विधि कहते हैं, ठीक है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़ करके दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर के निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब निष्पावन विधि तो समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए आगे चालन विधि को समझते हैं कि चालन क्या होता है। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। कभी कभी हमें आटे से क्या व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, आटे से व्यंजन ही बनता है। हमें इसमें उपस्थित चोकर जो आटा चालने के बाद में जो मोटे कण होते हैं उसको चोकर बोलते हैं, तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चलनी का उपयोग करते हैं, छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। जैसा कि चित्र संख्या 5.6 में यहाँ पे दिखाया गया है, चलनी द्वारा आटा चाला जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं? आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटा करके पीसा जाता है, तथा साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा को जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूँ में रह जाते हैं उसको दूर किया जाता है, ठीक है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों, भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए क्या किया होगा, देखा होगा। जिस तरह से हम लोग आटे से चोकर जो अवांछनीय पदार्थ है उसको चालते हैं, उसी प्रकार से जब हम लोग कोई भवन का निर्माण करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो बालू होता है, बालू में बहुत सारे बड़े बड़े कंकड़ मिले होते हैं, उसको भी हम लोग चालने के लिए क्या करते हैं? चलनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे घर बनाने में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जा रहा है यहाँ पे घर बनाने के लिए, ठीक है। अब आइए हम लोग क्रियाकलाप 4 देखते हैं। कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से ले आइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों तथा पृथक कीजिए। अब क्या कीजिए? चौक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिला दीजिए। थोड़ा सा ही मात्रा में आटा लाना है, अब ये नहीं कि ज़्यादा ले
फिर घर से मार खाने लगेगा। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक, पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो, जिनकी अमापों में क्या हो, अंतर हो, उसको पृथक करने में किया जाता है। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर होता है, बहुत सारा अंतर होता है, जैसे बालू और मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है, उसमें चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन ये क्या है भाई? अब इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। कभी कभी किसी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन द्वारा अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना क्या संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में क्या धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? तो प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। किसमें? जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे कि धूल के कण पृथक हो जाते हैं, धुल जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है। अब सोचिए कि बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? चावल ही डूबेगा, जो भारी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। बर्तन को क्या किया जाता है? थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, जिसमें हम लोग अनाज धोते हैं, चावल दाल धोते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। ठीक है, अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, अवसादन किसे कहते हैं और निस्तारण किसे कहते हैं? तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र संख्या 5.8 में दिखाया गया है। चित्र संख्या 5.8 में यहाँ पे दिखाया गया है, किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। मिट्टी का जल का मिश्रण यहाँ पे है और अघुलित मिश्रण का है। ठीक है, इसको दिखाया गया है। आइए अब हम ऐसे हम अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग किया जाता है। यही सिद्धांत जो होता है निस्तारण तथा अवसादन, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। आपस में क्या होते हैं? मिश्रित नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है, निस्तारण तथा अवसादन विधि द्वारा। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा दिया जाना रहेगा तो वे दोनों दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे दोनों पृथक पृथक परतों में क्या हो जाएंगे? बंट जाएंगे। इसके बाद भी जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लेते हैं। ठीक है, आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चलनी छन्नी का उपयोग करते हैं। तो आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है अथवा नहीं। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मौजूद है? चाय में कुछ पत्तियां अब भी मौजूद है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। अब क्या कीजिए? चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? तो इस प्रक्रम को निस्यंदन, जिसको फिल्टर करना कहते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। चाय बना करके चाय की पत्तियों को छन्नी द्वारा छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है। फिल्टर करना, छानना, इसको कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी लगी? निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी लगी आपको? तो निस्यंदन विधि अच्छी लगी बेसिकली। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर एक विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए जल, सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल भी प्राप्त होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कभी कभी नलों से क्या होते हैं? गंदले जल मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकित हो सकती है, उसमें अवांछनीय पदार्थ मिले होते हैं, मिट्टी के कण मिले होते हैं, हो सकता है। विशेष करके बरसात के बाद में वैसे पानी देखने को मिलते हैं।
आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलीय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब क्रियाकला 5 में। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दीजिए, अपने से भी बना दीजिए पंकिल जल। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? कि ऐसा क्यों हुआ है? अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ है। इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए, जैसा कि चित्र संख्या 5.8 में दिखाया गया है। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? चित्र संख्या 5.8 में दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया, चित्र संख्या 5.8 में दिखाया गया था। ठीक है, अब आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अभी भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया था? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए धागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जाता है। कभी कभी देखा होगा, जब कहीं शादी विवाह होता है तो वहाँ पे चावल को छानने के लिए कपड़े का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि जल अभी भी गंदला है, यदि इतना करने के बावजूद भी जल अभी भी गंदला है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा क्या कर सकते हैं? निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़ करके कीप में लगा दिया जाता है। ठीक है, कीप के आकार का। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही क्या होते हैं? रह जाते हैं। यहाँ पे कीप के आकार का, शंकु के आकार का बनाया हुआ है, फिल्टर पत्र का उपयोग कर रहा है निस्यंदन के लिए। ठीक है, साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब भी आप किसी फल को लाते हैं, उसका जूस बनाते हो, तो उसमें क्या करते हैं? उसके छिलके जो कि अवांछनीय पदार्थ होते हैं तथा बीज जो होते हैं, उसको आप लोग क्या करते हैं? पृथक कर देते हैं। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। घरों पर पनीर बनाने में किस विधि का प्रयोग होता है? निस्यंदन विधि का प्रयोग होता है। जब दूध में कुछ डाल करके, नींबू या कुछ भी डाल करके उसको फाड़ दिया जाता है, तो जो जो भी मलाई बचती है उसको कपड़े में बांध करके उसके अवांछनीय पदार्थ को क्या करते हैं? फेंक देते हैं, तथा वांछनीय पदार्थ जो भी होते हैं, जो हमारे आवश्यक होते हैं, उसको हम लोग रख लेते हैं। वो निस्यंदन विधि का उपयोग ही होता है। ठीक है, पनीर बनाने में किस विधि का प्रयोग होता है? निस्यंदन विधि। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छानी से फिल्टर करके पृथक कर लिया जाता है। अब देखिए वाष्पन क्या होता है। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर के उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। अच्छी तरह क्या कीजिए? हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। अब चित्र संख्या 5.11 में दिखाया गया है। जल को उबाल करके उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? यहाँ पे देखिए, नमक वाले मिश्रित जल को उबाला जा रहा है। ठीक है, इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया था। इस मिश्रण से हम लोग जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया था। ठीक है, वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होगा? जब जल को गर्म करेंगे तो जल वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा तथा नमक जो है नीचे रह जाएगा। ठीक है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जहाँ पे जल होता है वहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है? निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? अब समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में तो लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारणतः नमक भी है। ठीक है, साधारण नमक भी है, NaCl। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। जब
जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भर करके छोड़ दिया जाता है तो सूरज के प्रकाश से जल गर्म होकर के, किसके प्रकाश से? सूरज के प्रकाश से जल गर्म होकर के वाष्पन द्वारा, किसके द्वारा? वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। तब कुछ समय बाद सारा जल क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं जो कि नमक होता है, जो कि चित्र संख्या 15.12 में 12 में दिखाया गया है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके, क्या करके? शोधन करके, शुद्धिकरण करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे 5.12 में दिखाया गया है। ये देखिए, आपको नमक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे गड्ढे बना दिए गए हैं, गड्ढे में समुद्री जल को इकट्ठा कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा कि सूरज की रोशनी जब इसमें पड़ेगी, सूरज की रोशनी जब इसमें पड़ेगी तो क्या होगा? ये जल गर्म होकर के वाष्पित हो जाएगा। जल गर्म होकर के क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। फिर इसमें क्या बच जाएगा? ठोस कण बच जाएगा। अब इस ठोस कण को शोधन कर करके फिर इसको नमक बना दिया जाता है, साधारण नमक। ठीक है, अब देखिए कि पृथक्करण की एक ऐसी अधिक विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, पृथक्करण की कुछ ऐसी अधिक अधिक विधियों का उपयोग करते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। किसी वस्तु को, कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको केवल एक ही विधि द्वारा उनको पृथक नहीं कर सकते हैं, उसको एक से अनेक विधि का प्रयोग करके उसको हम लोग पृथक्करण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, अब आइए क्रियाकलाप 7 को देखते हैं। क्रियाकलाप 7 में क्या है? रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? रेत और नमक के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि से पृथक करने के लिए व्यवहारिक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेत भी महीन कण है, नमक भी महीन कण है, तो इसमें हस्त चयन का विधि हमारा क्या होगा? काम नहीं करेगा। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। ठीक है, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाता है? जब आप जल में नमक और रेत को मिलाइएगा तो रेत क्या हो जाएगा? रेत बीकर की तली में बैठ जाएगा। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या होगा? अब आप सोचिए कि निस्तारित द्रव में क्या होगा। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? बिल्कुल सही बात है। जब हम उसको मिश्रित किए हैं, जब घुल गया है, तो नमक तो जल में ही होगा। अब इस निस्तारित द्रव से नमक और जल को पृथक करना है। ठीक है, इस द्रव को किसी केतली में भर करके इसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलते हुए देखते हैं? बिल्कुल सही है, देखते ही हैं। यहाँ पे देखिए, वाष्पन तथा संघनन द्वारा यहाँ पे देखिए जल ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक, एक धातु की प्लेट लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो, जिस पे क्या रखी हो? बर्फ़ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे कि चीज़ संख्या 5.13 में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल के भागों भाप में बदलने दीजिए। यहाँ पे देखिए, केतली के सारा जल जो क्या होता है, किस रूप में? भाप में बदल रहा है। यहाँ पे एक ठोस जो होता है, इस पर हम लोग बर्फ़ का कुछ टुकड़ा रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कीजिए कि जब 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 भाप बर्फ से ठंडी हो गई, प्लेट से संपर्क में आती है, तो वह संघनित होकर के क्या होकर के? संघनित होकर के द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बनना होता है। ठीक है, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जल वाष्प से द्रवित होकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की कुछ बूंदों को देखते हैं? जब हम लोग दूध या कोई भी सामग्री को, किसी भी पदार्थ को उबालते हैं या उसको गर्म करते हैं, तो देखते हैं कि उस प्लेट पे जिससे ढके रहते हैं उस पर जल की कुछ बूंदे बूंदे टाइप से उस पर बन जाते हैं। ठीक है, जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया है कि मिश्रण से नमक, रेत तथा जल
को निस्तारण, निस्यंदन तथा वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक हम लोग पृथक किया है। इतना इतना हम लोग क्या क्या देख लिए कि नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन की विधियों का प्रयोग करके क्या किया है, सफलतापूर्वक पृथक कर लिया है। ठीक है। अब चलिए कि पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। पहेली को जो है रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिला दिया। क्या किया उसने, नमक के संपूर्ण पैकेट को, एक पैकेट लाया, उसको रेत की थोड़ी सी मात्रा में मिला दिया। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े ही भाग का ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हो गई है। ठीक है। उससे अब वो सोचने लगे कि उससे कहाँ त्रुटि हो गई है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। क्या जल जो हमारा होता है, जल जो विलेय पदार्थ होता है, जल घुलाने वाला होता है, तो किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अब आइए देखते हैं कि जल जो होता है कितने मात्रा को घोल सकता है, कितने मात्रा को नहीं घोल सकता है। ठीक है। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुल करके विलयन बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुल करके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। अगर पिछले वाले क्लास आप लोग नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। तब जो जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसको उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रख करके उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा, इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेल लिए। एक चम्मच नमक इसमें डाल करके तब तक बिलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। चित्र संख्या 5.14 में दिखाया गया है। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते जाइए तथा उसको क्या कीजिए, बिलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर के नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक जल में बच जाता है। जब भी मिलाते हैं, घुलाते हैं तो घुलने वाला पदार्थ जो विलेय पदार्थ होता है वो तो घुल जाता है, लेकिन कुछ अविलेयी पदार्थ जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। क्या हो सकता है, इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब यह विलयन कैसा विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त का मतलब देखते हैं, जैसे खाना पीना अभी खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब आपका पेट भर जाता है तो क्या बोलते हैं, एकदम हम तृप्त हो गए, एकदम संतृप्त हो गए हैं। ठीक है, अब हम नहीं खा सकते हैं। तो वही बात है कि जल में जितने भी मिलने की क्षमता होती है उसको घुल जाने के घुल घुला सकने की घुला सकने की ही उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त कहते हैं। ठीक है, यानी कि जल वो संतृप्त हो गया पूरी तरह से, अब उसमें अधिक मात्रा में कुछ भी नहीं घुल सकता है। ठीक है। यहाँ एक संकेत है कि जो हमें बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ। जब पहेली ने रेत में क्या किया, पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का क्या किया था, प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। क्या किए थे, वो तो ज़्यादा नमक की मात्रा ले लिए थे, लेकिन जितना खाने की क्षमता होगी उतना ही ना खाइएगा आप। ठीक है। अब विलयन नमक रेत के साथ मिला रह गया जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती थी। अब जल की मात्रा ज़्यादा हो, उसमें घुलने वाली पदार्थ की मात्रा कम होगा तो आराम से घुल जाएगा। अब मान लीजिए कि 1 गिलास जल है, अब 1 गिलास जल में 1 किलो नमक घुलाइएगा, वो घुलेगा नहीं घुलेगा। ठीक है। तो कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं था। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। आइए हम पहेली की सहायता करने का क्या करें, प्रयास करते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 9 देखते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक ना घुल सके। बीकर में क्या लीजिए, कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक ना घुल सके, और नमक नहीं घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। जितना घुलाने की क्षमता होगी, जितना घुलेगा उसी को संतृप्त विलयन कह देंगे। ठीक है।
अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए। क्या कीजिए, इस संतृप्त विलयन में अब कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? अब आप सोचिए। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए तो क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा हुआ दिखाई देता है? गर्म होने पर तो एकदम मिल गया था, ठंडा होने पर पुनः दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। गर्म करने पर क्या किया जा सकता है? नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? तो आइए इसका पता लगाते हैं। अब क्या है, क्रियाकलाप 10 को देखते हैं। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच क्या कीजिए, नमक मिलाइए। नमक मिलाइए और यहाँ पे सारणी 5.2 में यहाँ पे पदार्थ दिया हुआ है और जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा दिया हुआ है। ठीक है, तो तब तक बिलोड़ित कीजिए, तब तक बिलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक क्या कीजिए, अब डालते जाइए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई है सारणी 5.2 में लिखिए। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। किससे दोहराइए? चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? जल जो होता है विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोल सकता है। बिल्कुल सही बात है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। पदार्थ को द्रव में घोलने से क्या बनता है? विलयन बनता है। ठीक है, यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह क्या होता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। यदि विलयन में और अधिक पदार्थ ना घुल सके तो यह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज का कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।